Good afternoon, everybody. Next lecture, chapter number 2, SM. ओके, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के अंदर हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ लिंकेजेस को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। लिंकेजेस आपकी कोर कॉम्पिटेंसी इमिटेट ना हो, उसे मैनेज करने को कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ लिंकेजेस। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ लिंकेजेस, है ना। अब ये जो कैटेगरी कल मैंने आपको बताई थी, कौन सी? ये तीन कैटेगरी को कल हमने सिर्फ रीड किया था, और यहाँ पर नोट्स में भी मैंने सिर्फ इनका नाम लिख के दिया है, बट आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि लिंकेजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। लिंकेजेस हो सकते हैं अमंग योर प्राइमरी एक्टिविटीज। लिंकेजेस हो सकते हैं द मैनेजमेंट ऑफ लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। कौन सी? कल वैल्यू चेन में पढ़ी थी ना, प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज। हाँ, उनके बीच में लिंकेजेस की बात करेंगे, और फिर लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटीज, है ना। इसके बारे में आज हमको बात करनी है। ठीक है, थोड़ा सा लिखना है। अब देखना, आप आपके मॉड्यूल में ही स्पेस हो तो वहाँ, नहीं तो मैंने जो बोला यहाँ पे केस लॉ की छोटी सी कॉपी बना लो, 40-50 पेज की। उसमें भी आप आज नहीं तो कल बना के ले आना, वहाँ पर भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, हम लिख रहे हैं लिंकेजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, राइट। तो लिंकेजेस जो हैं कैसे कैसे हो सकते हैं, आप देखना जरा ध्यान से। ओके, तो जरा ध्यान से समझना लिंकेजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ किन किन एरिया में लिंकेजेस आते हैं। तो तीन एरिया वहाँ पर दे रखे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है वो है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसी आप कैसे अचीव करोगे। देखो, लिंकेजेस का मैनेजमेंट आपको कोर कॉम्पिटेंसी अचीव करने में भी हेल्प करता है, और वो कोर कॉम्पिटेंसी गेन करने में भी हेल्प करता है ना। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग लगाएं, वेज टू गेन कोर कॉम्पिटेंस, इंटरनल लिंकेजेस। टाइप्स ऑफ लिंकेजेस पढ़ रहे हैं हम अपन, है ना। वेज, अगर मॉड्यूल में स्पेस है तो मॉड्यूल दिखा, स्पेस कितनी है, आ जाना चाहिए, आ जाएगा आ जाएगा। वेज टू गेन, लगभग आधा पेज चाहिए। वेज टू गेन कोर कॉम्पिटेंस, वेज टू गेन कोर कॉम्पिटेंस, इंटरनल लिंकेज। इंटरनल लिंकेज मतलब कि ये वो लिंकेजेस है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी के अंदर ही होने वाले हैं, जिसमें अब सबसे पहला आता है लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज, बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, लिंकेजेस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी, ध्यान से। प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? प्रोडक्शन, सेल, सेलिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, है ना। इनके बीच में लिंकेज ना हो, कैसे मैनेज करोगे? सर, डिमांड आने पर अगर एडिक्वेट स्टॉक हो तो कोई वेटिंग लाइन की जरूरत नहीं होगी, ना ही जो आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट होगा, ना ही उसको प्रोडक्शन को इन यूनिट्स इशू करने में कोई टाइम लगेगा। और अगर प्रोडक्शन को यूनिट्स इशू टाइम पर हुई तो प्रोडक्शन टाइम पर होगा। जब प्रोडक्शन टाइम पर होगा तो डिमांड अच्छे से मीट आउट हो सकती है ना। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के बीच के लिंकेज को आप ठीक कैसे कर सकते हो? बाय कीपिंग, बाय कीपिंग हाई लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ फिनिश स्टॉक, फिनिश्ड स्टॉक। जो आपका स्टॉक है वो अगर एडिक्वेटली मेंटेन होगा तो इससे आपका प्रोडक्शन शेड्यूल प्रॉपर होगा। नहीं, मॉडरेट लेवल मतलब हाई लेवल का मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट हाई नहीं है, रिक्वायर्ड डिजायर्ड लेवल, है ना। आप हाई की जगह डिजायर्ड लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिजायर्ड लेवल ऑफ फिनिश स्टॉक, जो आपने पढ़ा है मटेरियल कॉस्टिंग में, जो आप पढ़ोगे ऐसा पढ़ा है मटेरियल कॉस्टिंग, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना, अंडर रूट 2 AO अपॉन सी। ओ आई नो सो मच, नो। चलो, तो कीपिंग हाई डिजायर्ड लेवल ऑफ फिनिश स्टॉक, दैट इज, इससे आपका सॉल्व क्या होगा? इससे आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो इससे आपका सॉल्व होगा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम सॉल्व होंगी।
ऐसा ना। और इससे आप अपने कस्टमर्स को एक रेस्पॉन्स भी दे सकते हो, फास्ट रेस्पॉन्स दे सकते हो, विच गिव्स फास्टर रेस्पॉन्स टू कस्टमर। बोलो, अभी समझ में आ रहा है लिंकेजेस कैसे मैनेज करने हैं? अब हिट हो रहा है दिमाग में? यस और नो? कोई डाउट है क्या किसी को? अरे एनी डाउट क्लियर? डन। ये था लिंकेजेस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या था बोलो? लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज। अच्छा, अब एक लिंकेज जो वहां नहीं दिया है बट हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस डायग्राम में, वो है बिटवीन प्राइमरी एंड ऑपरेशंस। प्राइमरी एंड ऑपरेशन, प्राइमरी एक्टिविटी और ऑपरेशंस में भी लिंकेजेस हो सकते हैं। जैसे आपने कल पढ़ा था कि मार्केटिंग ऑपरेशन इज अ सेकेंडरी, मार्केटिंग ऑपरेशन इज अ सपोर्ट एक्टिविटी। पर यार एक बात बताओ, हु इज द किंग ऑफ मार्केट, यू और कस्टमर? कस्टमर। अभी जो सपोर्ट सेक्टर है उसमें मार्केटिंग आ रहा है, वो तो सपोर्ट में आया। और प्राइमरी में क्या आया? प्रोडक्शन, परचेज, ये लोग सब है। मतलब कि कुल मिला के आप कस्टमर के हिसाब का प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हो ना। आपका मार्केटिंग आ रहा है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में आ रहा है प्रोडक्शन, परचेज, सेल, वो सब आ रहा है। तो आपके लिंकेजेस प्राइमरी और ऑपरेशंस में भी हो सकते हैं। मतलब मार्केटिंग वाला जो कस्टमर के टच में डायरेक्ट है, वो अगर इंफॉर्मेशन ना दे किसको, प्रोडक्शन वाले को, परचेस वाले को, तो कस्टमर की लेटेस्ट डिमांड कन्वर्ट होगी नहीं कभी भी। तो इसको भी मैनेज करना पड़ेगा भाई। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंटरलिंक नहीं हुए, प्राइमरी इज कमिंग अंडर विच कैटेगरी? सपोर्ट। मार्केटिंग इज कवर्ड अंडर विच कैटेगरी? सपोर्ट। और प्रोडक्शन, परचेज, ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? प्राइमरी। तो इनके बीच में तो जो टूट फूट है, इनके बीच में जो गड़बड़ है, वो भी तो इंटरलिंक करनी पड़ेगी। यस और नो? प्राइमरी एंड ऑपरेशन, हाँ, सपोर्ट ऑपरेशंस लिख लो। दिया हुआ है? अच्छा ठीक है ठीक है। जो नहीं दिया, आई थिंक थर्ड वाला नहीं दिया है। चलो, यहाँ तक कोई डाउट? अभी इसको लिखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग एक्टिविटी। कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन operations and marketing activity। coordinating production operations and marketing activity। okay? यहाँ तक कोई डाउट? इससे होगा क्या? इससे होगा, आपका जो प्रोडक्ट डिजाइन होगा, इस लिंकेज को मैनेज करने से होगा क्या? जब आपका प्रोडक्ट डिजाइन होगा वो कैसा होगा? एज पर आपके हिसाब से कि कस्टमर के हिसाब से? पर कस्टमर्स, प्रोडक्ट डिजाइन एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। बोले ऐसा ना? पक्का? अच्छा सर, लिंकेज आपका प्राइमरी बिटवीन प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज में भी हो सकता है। ये तो हुआ ऑपरेशंस, मतलब ये लिंकेज प्राइमरी और मार्केटिंग का स्पेसिफिक बात किया है। हाँ हाँ, बट अदर्स, अदर्स कैटेगरी इधर आ रही है। HR मर्ज करके भी लिख सकते हो, मर्ज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के नीचे लिखा दूँ? इसी के नीचे लिखा दूँ? बहुत ऐसे लंबा हो जाएगा, इसलिए उधर करें शिफ्ट। ठीक है, हाँ है, दोनों एक ही चीज़ है, बट यहाँ पर से की बात कर रहे हैं या अदर ऑपरेशंस की भी बात करेंगे अभी। ठीक है, उधर हमने क्या देखा, मार्केटिंग डिवीजन कस्टमर के लेटेस्ट डिमांड को बताएगा किसको? प्रोडक्शन वाले को। ठीक है, बेसिकली वही। हाँ, इसी में फॉल करे, बट अभी अदर HR स्ट्रेटेजी और उनकी बात। हाँ, ये स्पेसिफिक मार्केटिंग के लिए बना है, बाकी सपोर्ट के लिए बना है। ठीक है, जैसे अभी इसका एग्जांपल निकालो, समझ में आएगा।
ओके, बिटवीन प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, यहाँ पर जैसे CSS की स्पेसिफिक बात की गई, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, आपने देखा है ओला वगैरह, है ना, ओला, उबर, स्विगी, एप्लीकेशंस है, ठीक है, खाना मंगाना है, ऑर्डर किया, घर आ गया, अभी उनका सपोर्ट भी है, ठीक है, CSS एक्टिविटीज है। तो इसमें हम बेसिकली क्या बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अप्लाइंग, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर बेस्ड, हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स की, इन सर्विसेज, इन सर्विसेज लाइक ओला, उबर एक्सेट्रा। यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज की बात कर रही है, इसका मेन मोटिव है टू गिव सर्विसेज एट लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। आपको जहां भी डिफरेंस समझना हो ना, ये लास्ट को पढ़ लो, प्रोडक्ट डिजाइन एज पर कस्टमर नीड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव सर्विसेज एज पर लोएस्ट कॉस्ट। बोले यहाँ तक कोई डाउट? अब लास्ट लिंकेज हो सकता है सपोर्ट एक्टिविटीज के बीच भी आपका है लिंकेज, हो सकता है। लास्ट लिखो हेडिंग, लिंकेजेस विद इन सपोर्ट एक्टिविटीज। लिंकेज बिटवीन सपोर्ट एक्टिविटीज कैसे होगा सर? हमें ऐप पर हम शिफ्ट तो हुए, बट हमारे एम्प्लॉयज को अभी तक ऐप फ्रेंडली बनना ही नहीं आया, ऐसा ना, सपोर्ट सर्विसेज में लैक आ रहा है। हमारे किसी फ्रेंच कंपनी से टाई अप हुआ, अभी पुलकित को फ्रेंच बोलना नहीं आता, तो ऐसा क्यों? तो हंसना नहीं है, फ्रेंच ही तो बोला है, नहीं तो, हाँ तो अभी इसको फ्रेंच बोलनी नहीं आती, सो दैट इज लिंकेजेस बिटवीन सपोर्ट एक्टिविटीज, तो सीखो फ्रेंच, ठीक है, लैंग्वेज, ओके। तो डेवलपिंग वर्कफोर्स, वर्कफोर्स, डेवलपिंग वर्कफोर्स which is habitual with technology, which is habitual with technology। इससे क्या होता है, आपकी हेल्प्स इन implementing new production technologies, helps in implementing new production technologies, ठीक है। ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ लिंकेजेस का पूरा पूरा कच्चा चिट्ठा खत्म। नहीं आया पूरा? अरे ना पढ़ने में, चलो ओके, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का, डन, linkages topic is over, okay। Now the next concept, now the next concept we have internal and external analysis। इंटरनल अभी तक हमने जो पढ़ा, आप देखो, हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखी, हमारे ही कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखा, है ना, फिर हमने वो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, वो भी हमने हमारे खुद का ही करा। बट अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारा एनालिसिस प्लस दूसरों का भी एनालिसिस। कॉन्सेप्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, और इस कॉन्सेप्ट को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पोर्टफोलियो एनालिसिस। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। अगर आपने ढंग से बीसीके पढ़ा है मेरे साथ, तो आपने वहां पर पोर्टफोलियो, ग्रुप ऑफ शेयर्स, वो तो है ही है, पोर्टफोलियो का मतलब ये भी होता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स,
मतलब कि एक कंपनी अगर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में भी है, डिजिटल में है, रिलायंस जियो है, ऐसा नो, रिलायंस फ्रेश आपके आउटलेट्स वगैरह है, फल सब्जी वगैरह, रिलायंस इज इनटू एंटरटेनमेंट ऑल्सो, मूवीज का प्रोडक्शन वगैरह। तो ऐसी कंपनीज अपना क्या करती है बोलो, पोर्टफोलियो एनालिसिस। वो ये देखती है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हम जो अपने पैर पसारे हुए हैं, क्या हमें फायदा मिल रहा है या नुकसान है, यस और नो। अच्छा, कल हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, वो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी भी कर सकती है, हम सिर्फ कार बना रहे तो भी हम वो मैपिंग करेंगे। बढ़िया मैप था वो, देखा आपने, है ना। कुछ नहीं करना है, 4 5 6 कंपनीज का नाम लिखते जाओ ऊपर नीचे और सर्कल बनाते जाओ, ठीक है, दैट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर सबसे पहले इसका मीनिंग, ओके। डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी इसका नाम है फॉर मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। शुरू करें। इसके अंदर आपको पर्टिकुलरली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं मेरे साथ। इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है एसबीयू क्या होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे साथ एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है ना। दूसरा टॉपिक, ऐसे पहला टॉपिक एसबीयू, दूसरा टॉपिक लर्निंग कर्व जिसको हम एक्सपीरियंस कर्व भी बोलते हैं, और तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना है पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या पूछते हैं, थर्ड टॉपिक पूछते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डर गया क्या, आगे आ जा, नहीं शुरू हो गया, चलो ओके। चलो, पोर्टफोलियो एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग टेक्निक फॉर मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस। कौन सा डिवीजन प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा बिजनेस हमारी स्ट्रेंथ है, कौन सा बिजनेस हमारी वीकनेस है, सब पता पड़ने वाला आपको किससे, पोर्टफोलियो एनालिसिस के जरिए, यस और नो। अगला देखिए, it's used for competitive analysis and planning in multi-product and multi-business firms. In order to design the business portfolio, the business must analyze, क्या क्या एनालाइज करना है, current business portfolio and decide which businesses should receive more, less or no investment। क्यों करना है पोर्टफोलियो एनालिसिस करंट बिजनेस पोर्टफोलियो का, ये पता लगाने के लिए कि किसको इन्वेस्टमेंट अभी ज्यादा देना है, किसको कम देना है, और किसको देना ही, जिसको देना ही नहीं है उसमें से क्या करोगे, डाइवेस्ट करोगे, क्या करोगे, डाइवेस्ट। Depending upon analysis, businesses may develop growth strategies for adding new products or businesses to the portfolio. There are 3 important concepts जिसके ऊपर पोर्टफोलियो एनालिसिस टिका है, जिसके अंदर आप नंबर 1 लगा लो यहाँ पर, आप सबसे पहला SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर क्वेश्चन रूप में प्रिंटेड है बट है वो डिस्क्रिप्शन है, आप देखो। पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प्स द स्ट्रेटेजिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द वेरियस बिजनेसेस ऑफ द कंपनी, ट्रू और फॉल्स। पोर्टफोलियो बिजनेस, उसका आंसर भी देखा है, पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या हेल्प करता है आपको इन आइडेंटिफाइंग वेरियस बिजनेसेस टू द कंपनी, यस और नो, यस, अभी तो पढ़ा, ट्रू। अब बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस, फिर पूरा पोर्टफोलियो का मीनिंग लिखा है, एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द ऑर्गेनाइजेशन। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज अ टूल बाय व्हिच मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज एंड इवैल्यूएट्स इट्स वेरियस बिजनेसेस इन ऑर्डर। इन पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट व्यूज अपने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन को देखेंगे, इजी है, प्रोडक्ट लाइन को देखेंगे, एंड बिजनेस यूनिट्स एज अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हिच इज एक्सपेक्ट्स टू अर्न। ठीक है, यहाँ तक भी लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आगे तो वो सारे नाटक अभी तक जो पढ़ा वही है कि अपॉर्चुनिटी पता पड़ेगी, थ्रेट पता पड़ेगा, और फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे, कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए फ्यूचर के लिए गुड है, कौन से नहीं है, ये सुनो पक्का। अब आता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर, SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, रिलायंस का जियो डिवीजन सेपरेट है, रिस्क रिवार्ड रिटर्न्स ओनरशिप सब सेपरेट है, तो वो एसबीयू हुआ, वो क्या हुआ, एसबीयू। पेट्रोकेमिकल्स सेपरेट है, रिस्क रिवार्ड रिटर्न सब सेपरेट है ना, वो एसबीयू 2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा रिलायंस जियो के जो आउटलेट्स हैं आपके डिजिटल के, जहाँ पर टीवी, वॉशिंग मशीन, प्रेस वगैरह, कुकर सब मिलता है, दैट इज, नहीं प्रेस प्रेस प्रेस, ठीक है चलो, कुकर मतलब टोस्टर में कह रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर चलो, तो दैट इज अनदर एसबीयू है। अभी तुम्हें दिमाग में क्लियर हुआ ना एसबीयू क्या होता है, तो अब इसको पढ़ डालते हैं अपन थियरी फटाफट से, देखो। दीज आर की बिजनेसेस, ओके, इंपॉर्टेंट बिजनेसेस। It is a unit of the company that has a separate mission objectives and which can be
planned independently from the other company's businesses. अब इसका मतलब ये नहीं कि कैरेलेट्स का अशोकनगर एक एसबी होगा, सेक्टर 14 एक एसबी हो गया, नो, सेम रिसोर्सेज, सेम मिशन, सेम ऑब्जेक्टिव. सो अगर वहां की फैकल्टी अलग होती, वहां मान लो हमने कैरेलेट साइंस एकेडमी डाल दिया कभी फ्यूचर में, तो दैट इज अ एसबीओ, दैट इज अ, क्योंकि अभी साइंस और कॉमर्स के मिशन ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग है. यस और नो? पक्का? सो दैट हैज सेम मिशन, सेपरेट, मतलब हमारे मेन मिशन से जिसका मिशन ऑब्जेक्टिव सेपरेट हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे? सेपरेट बिजनेस यूनिट. ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. इट कैन बी अ कंपनीज डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन विथ अ डिवीजन एटसेट्रा. ये कंपनी का स्पेसिफिक डिवीजन हो सकता है या प्रोडक्ट लाइन विथ अ डिवीजन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एसबीओ एक ही बिजनेस का होगा, सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस, हाँ रिलेटेड बिजनेसेस हो सकते हैं, दैट कैन बी प्लान्ड फॉर सेपरेटली. हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर. अभी जियो के कॉम्पिटिटर और पेट्रोकेमिकल्स के कॉम्पिटिटर अलग अलग है ना, तो दे हैव द सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर एंड हैज अ मैनेजर हु इज रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट. जैसे मुकेश अंबानी अपने बेटे को पूरा जियो सौंप रखा है, बोले अभी तू ही देख. ठीक है, दैट इज अनंत अंबानी, उसको सौंप रखा है पूरा, बोले अभी तू देख सारा सारा. ठीक है, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. हाँ, कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट, सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी प्लान्ड फॉर सेपरेटली. या तो सिंगल बिजनेस होगा जियो जैसा, नहीं तो सेट ऑफ बिजनेसेस होंगे. जैसे जितने भी आउटलेट्स है, अब भले वो डिजिटल के आउटलेट है या सब्जियों के आउटलेट है, सबको एक ही एसबीओ में डाल दिया. ठीक है, दैट कैन बी प्लान्ड सेपरेटली. यहाँ तक कोई डाउट? ये था इसका फर्स्ट पार्ट. पोर्टफोलियो एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट क्या था? एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. बोलो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगला देखते हैं, एक्सपीरियंस कर्व. अब ना इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एक ग्राफ के जरिए. ठीक है, समझना ध्यान से. एक्सपीरियंस कर्व बोले या लर्निंग कर्व बोले, बात एक ही होती है. पहले एक तो क्या होता था, इंटर फाइनल लेवल पर एक कॉस्टिंग का पेपर होता था, आज भी है, पर और उसमें 40 मार्क्स की मैथमेटिक्स होती है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स. ठीक है, जिसमें वो एलपीपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, वो सारी चीजें हुआ करती थी. फिर उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उसको फाउंडेशन पे शिफ्ट करना शुरू करा. बट कुछ चीजें आज भी फाइनल की एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल में है, और उसमें एक कॉन्सेप्ट है, हाँ मैथ्स के, हाँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, 20-30 मार्क्स. वी हैव अ ग्रेट टीचर फॉर दैट, रोमिल सर. ठीक है, सो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लर्निंग कर्व. क्या कॉन्सेप्ट आता है? लर्निंग कर्व. और इसी को हम एक्सपीरियंस कर्व भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस कर्व. समझना ध्यान से. अगर मैं बात करूं यूनिट्स, वर्कर्स, प्रोडक्शन एंड क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन. ठीक है, मान लो पहली 100 यूनिट्स बनाई, हाँ हाँ बनाना है, 3-4 लाइन है, ज़्यादा नहीं है, पक्का 3-4 ही है. ठीक है, हाँ आ जाएगा. ठीक है, चलो सुनो, अगर 100 यूनिट्स बनाई 10 वर्कर्स ने, प्रोडक्शन भी करा 100 ही यूनिट्स का. अच्छा रुको, एक थोड़ा सा अमेंडमेंट, थोड़ा सा चेंज, राउंड लेते हैं यहाँ पे, राउंड 1, राउंड 1. राउंड 1 में 10 वर्कर ने अगर 100 यूनिट्स बनाई, तो फर्स्ट का तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन में कितना होगा? 100 ही होगा. अरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, 100 ही होगा. ये कर्व कहता है कि जब सेकंड राउंड होगा, जिसमें यही 10 वर्कर 200 यूनिट्स बनाएंगे, 200 यूनिट्स जब भी बनाएंगे, तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 300. सिंपल. मतलब कि जो लर्निंग, जो एफिशिएंसी, वर्कर को जो मेहनत यहाँ पर अगर 100% लगी बनाने में, तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सेकंड राउंड में वो हो सकता है 90% एफिशिएंसी पर ही 200 यूनिट बना दे. भाई जब फर्स्ट बैच पढ़ाते हैं अपन, कोई भी टीचर, तो मेहनत ज़्यादा लगती है, नोट्स बनाने हैं, नोट डिज़ाइन करने हैं, किसको क्या पढ़ाना है, पेपर पैटर्न क्या आ रहा है.
और जब ओवर द पीरियड नंबर ऑफ बैचेस बढ़ते जाते हैं और हम पढ़ाते जाते तो मेहनत हमारे लेवल पे थोड़ी क्या होती जाती है, कम, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस हो रहा है ना। इस ही को हम कहते हैं लर्निंग कर्व थ्योरी। क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व थ्योरी या लर्निंग कर्व या एक्सपीरियंस कर्व। अब सीरीज बात है, अगर मेरा तीसरा बैच जब आएगा जिसमें वापस से मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा और जब मैं 300 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका होऊंगा तो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। और उस समय हो सकता है मुझे मेहनत मात्र कितने परसेंट करनी पड़े? 85% ही करनी पड़े। समझ में आया? जब हम पहला चैप्टर पहली बार पहला एएस पढ़े थे तो जिस स्पीड से पढ़े थे उस स्पीड से अब आज जिस स्पीड पर है फर्क दिख रहा है ना? दैट इज एक्सपीरियंस करो। और उसमें आपका भी तो डेवलपमेंट हुआ ना। आप जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट बैठे थे तो उस समय आपका जो लेवल था या फाउंडेशन में जो लेवल था अभी इंटर में आके बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। फाउंडेशन में 8 किताबें ने, इंटर में तुम्हारी 36 किताबें हुई कि नहीं हुई? हुई ना। पहले में जाते थे क्रॉस हो जाएगी, 40 हो जाएगी। नहीं तो बोलो यहाँ तक कोई डाउट? इसी थियरी को, हाँ क्या हुआ? चाह रही थी बुक, चाह रही थी? नहीं नहीं यार, 7 थी। अकाउंट्स की 2-3 थी, 2 थी। हाँ चलो, पेपर चाह रहे थे। चलो इस कॉन्सेप्ट को ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना कि वर्कर जो 100% एफिशिएंसी पर काम करे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड पर 90% और थर्ड राउंड पर जो है 85% से उनका काम चल जाएगा। ये जो फॉल आ रहा है ये प्रोडक्शन में फॉल नहीं आ रहा है, ये उनके एक्सपीरियंस में गेनिंग हो रही है और मेहनत में कमी आ रही है। यस और नो? बिकॉज दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज लर्निंग कर्व थ्योरी। समझ में आया? पक्का? LCR, लर्निंग कर्व थ्योरी या लर्निंग कर्व रेशियो भी बोलते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? 100%, 90%, 85%, हर लेवल पे कैलकुलेट करना भी तुम सीखोगे डेटास के हिसाब से, वो आप सीखोगे फाइनल पे। उसमें आपको लॉगरिथमिक टेबल, एंटी लॉग वो सब आना चाहिए, तो वो सब वहां पर आप सीखना। ठीक है, चलो यहाँ तक बस लर्निंग कर्व इतना ही है। ठीक है, चलो तो लर्निंग कर्व मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब थ्योरी निपटा देते फटाफट से। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एग्जाम में ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व एंड हाईलाइट इट्स रेलेवेंस इन एसएम। तो आपको लिखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व is relevant for number of areas in strategic management. For instance, experience curve is considered as a barrier for new firms contemplating entry in an industry. It is also used to build market share and discourage competition. Okay? और फिर इतनी थ्योरी लिखने के बाद आपको ये थ्योरी लिखनी है और फिर वो डायग्राम बना के आना है एग्जाम में। ठीक है, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ अकिन, अकिन मतलब सिमिलर होता है टू लर्निंग कर्व विच एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसी इंक्रीज, एफिशिएंसी increase gained by workers through repetitive production work। जो काम आप बार बार करोगे तो आपका एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर अटेम्प्ट्स। ठीक है, हाँ हर जगह ये थ्योरी अप्लाई नहीं करती, मतलब जितना ज्यादा अटेम्प्ट उतना एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, ऐसा नहीं। नहीं हाँ दिस इज इनवर्सली, this is inversely relative to your career growth। yes or no? चलो experience curve, हाँ but this is related to your office। ऑफिस में जब भी पहला क्लाइंट आता है ना, तब हम बिल्कुल इन एक्सपीरियंस जैसे होते हैं। जब क्लाइंट्स जब हम हैंडल करते हैं तो फिर हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है? बढ़ता जाता है। हो सकता है हम जब नया ऑफिस खोले आर्टिकलशिप में तो हम एक दिन में 10 ही क्लाइंट्स को हैंडल कर पाए। हो सकता है जब हम सेकंड राउंड में जाए, दूसरे दिन या दूसरे तीसरे महीने में जाए, तो हम एक ही दिन में 30-35 क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस उनसे बात करने का बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन रियल लाइफ ऑल्सो, है ना? चलिए, एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना that unit cost decline as a firms accumulate experience in terms of cumulative volume of production। पर यूनिट कॉस्ट, थोड़ा सा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऐसा भी है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन ऐसा कि पर यूनिट कॉस्ट कम होती रहती है। जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हो तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती रहती है? कम। पक्का? दिस implication is that, सुनो, larger firms in an industry would tend to lower the unit cost as compared to those for smaller companies, thereby gaining a competitive cost advantage। अपन ने बात भी की थी यार वॉलमार्ट, वैसे ही वॉलमार्ट जैसे भारत में है डी मार्ट, है ना? ये इतने
बड़े लेवल पर ऑपरेट करते हैं, एक तो खुद के प्रीमाइसेस, और जो परचेजिंग सेलिंग करते हैं वो भी बल्क में करते हैं, तो कोई इनको कॉस्ट एडवांटेज में बीट कर ही नहीं सकता, कोई इनको कॉस्ट एडवांटेज में बीट कर ही नहीं सकता। यस और नो? सो दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लर्निंग कर्व। ये भी किसी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, लर्निंग कर्व। एक्सपीरियंस कर्व या लर्निंग कर्व रिजल्ट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज लर्निंग इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्किल। हाँ, इस पॉइंट को जरूर स्टार मार्क रखना एग्जाम में, ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि लर्निंग कर्व किन किन फैक्टर्स में जो है भैया काम करता है। इट कम्स विथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वही होता है कि ज्यादा ऑपरेशन करो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? पक्का? ये था आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस का पार्ट नंबर 2। पहला क्या था? पहला क्या था? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। दूसरा क्या था? एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगेन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला, पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यार एक सिंपल सी बात है, क्या एंटरप्राइज शुरू से आती है प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करता है? और अगर प्रॉफिट कमा भी रहा है तो क्या प्रॉफिट ही कमाता रहेगा हमेशा? नहीं। सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। अगर आप ये इतना भी याद कर लोगे ना और डायग्राम भी लिख के आओगे, आपको वो 4 में से 3 नंबर आराम से देंगे। ठीक है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझना ध्यान से। इट इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। एसेंशियली पीएलसी इज एन एस शेप्ड कर्व। एस शेप्ड कर्व, ठीक है, अभी आएगा, बनवा रहा हूँ। इज एन एस शेप्ड कर्व विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विथ रेस्पेक्ट, एक डायग्नोसिस विथ रेस्पेक्ट, ओके, इट diagnoses the business portfolio and establishes the stage. Depending on the diagnosis, appropriate strategic choice can be made. Introduction, 4 सीरीज हम यहाँ पर पीएलसी में होती है। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है मार्केट में? इंट्रोड्यूस, जिसमें हम हमारी सेल्स की ग्रोथ कम होती है। हो सकता है पहले दिन 10 यूनिट बिके, फिर 11 बिके, फिर 12 बिके, फिर 15 बिके, फिर 20 बिके। इंट्रोडक्शन स्टेज। हो सकता है फिर रैपिड एक्सेप्टेंस होने लगे, मतलब जहां पर एक एक दो दो 10 यूनिट बिक रही थी वह एकदम 100 यूनिट बिकी, 200 बिकी, दैट इज ग्रोथ। फिर होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम आता है मैच्योरिटी। क्या होता है? मैच्योरिटी पर आते आते आपकी ग्रोथ रेट हो जाती है स्लो डाउन, गिरने लगती है ग्रोथ रेट। और फिर आता है डिक्लाइन। एक समय ऐसा आता है जब शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट, शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट मतलब ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डायग्राम की स्पेस वहां पर है, वैसे काफी स्पेस है, ठीक है, आराम से आप बना सकते हो, बट मेरा पेड एस्टिमेशन पुअर है, ठीक है, बट तो मैं डायग्राम आपको यहीं पर बनाता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अभी आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, पीएलसी। एग्जाम में एक तो इतनी थ्योरी लिख के आना, और एक आपको लिख के आना, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वन वी हैव टाइम, एक है हमारे पास टाइम और एक है हमारे पास सेल्स। समय के साथ साथ जब सेल्स स्टार्ट होती है तो ऐसे फेज को बोला जाता है इंट्रोडक्शन फेज। कौन सा फेज? इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर सेल्स बढ़ने लगती है सर। जब सेल्स बढ़ने लगती है तो हो सकता है सेल्स बढ़ती बढ़ती इतनी हो जाए, ठीक है। ये जो फेज है दिस इज कॉल्ड एज, अब एक लेवल आएगा जहां पर ये होगा मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। अभी जहां मैक्सिमम गया, मैक्सिमम कहाँ गया?
यहाँ, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। और फिर एक फेस आता है जब ये क्या होता है, मैच्योरिटी मैक्सिमम। ठीक है, मैच्योरिटी खत्म होते ही, मतलब ये यहाँ पर खत्म होते ही आ गया क्या, टाइम। हाँ, छोटा है सादा है सब कुछ भी बोलो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैक्सिमम मैच्योरिटी, ग्रोथ तो बढ़ रही, मैच्योरिटी इज खत्म, इसके आगे डिक्लाइन शुरू है। हाँ, ग्रोथ कम हो रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब मेरे को नहीं पता तुम्हारे मॉड्यूल में किस कैसे इसको एस शेप बना दिया, मुझे तो नहीं दिखा एस शेप। चलो, तो मैं लिखा है मॉड्यूल में तो एस शेप ही लिखना। ठीक है, ठीक है, बोले यहाँ तक कोई डाउट? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है खत्म, इसके साथ, हाँ हाँ, कहाँ से, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक, हाँ 2:30 बजे तक। नहीं, अच्छा 2:15, चलो, अरे हाँ भाई, मेरा टारगेट तो पूरा होने दिया करो। चलो, सो दिस इज डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब मैं आपका बीसीजी मैट्रिक्स ना लेकर के, आज जो मैं नया कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ वो आपको 2-3 पेज आगे मिलेगा। एंड्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स, एंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रोथ मैट्रिक्स। पेज नंबर बता दे बच्चों को, मोनिशा कौन सा पेज है? 15 नंबर। ठीक है, एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, अरे बहुत सिंपल है, 2 मिनट सुनो, अभी सुनो, कोई नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी वो छोड़ो अभी। ठीक है, दिल पे ले लेगा मतलब नहीं, चलो, नहीं लेगा, चलो। ओके ओके, थोड़ी एनसॉफ के बारे में जानकारी, वैसे तो एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है, अरे इजी है, वो वहीं वहीं खत्म हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, वो मैट्रिक्स पे खत्म, बस इतना ही है। ठीक है, सुनो, आइगोर एनसॉफ पूरा नाम भाई साहब का, हेल्प्स इन डिसाइडिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी, कहते हैं किस हिसाब से मार्केट ग्रोथ होगा वो बताते हैं, एंड गिव्स अ फेयर आइडिया अबाउट ग्रोथ ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट्स, प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट, कौन से प्रोडक्ट कौन से मार्केट पर डालने चाहिए, ये इन भाई साहब ने बताया। और इस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, इस टेक्निक को हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी बोलते हैं, एंड इट इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल, इट इज अ प्रोडक्ट प्लानिंग टूल एवरीबॉडी, ओके, एंड हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये अगर आपसे इंपॉर्टेंस और थ्योरी के बारे में अगर एमसीक्यू आए हुए तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखने का। ठीक है, अब इस पूरे ज्ञान की दुनिया में है क्या, तो सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पढ़ने हैं। अभी इससे और भारी भारी मैट्रिक्स आएंगी आने वाले समय में इस चैप्टर के अंदर, हाँ विदाउट नहीं तो समझना। इन भाई साहब ने बोला कि एंटरप्राइज या तो एग्जिस्टिंग मार्केट में जाएगा, नहीं तो अपना प्रोडक्ट लेके, या तो आप अपना मुंह लेके ऑलरेडी जहां आ रहे हो वहां जाओगे, नहीं तो अपना मुंह लेके आप किसी दूसरे सेंटर पे जाओगे, तो दैट इज एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट्स। और यहाँ तो आप एग्जिस्टिंग कोर्स ही करते रहोगे, मतलब आप जब तक सीए कंप्लीट हो तब तक सीए ही करोगे, नहीं तो किसी ने सीएमए के लिए बोला, किसी ने सीएस के लिए बोला, तो उधर भी जाओगे, तो प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया। अब एंटरप्राइज जब भी, अब बस इन 4 कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना, पूरी मैट्रिक्स खत्म है, एग्जाम में 5 मार्क क्वेश्चन कहीं नहीं आता इससे, या ये मैट्रिक्स पे एमसीक्यू भी पूछते हैं, वो बना के कुछ एमसीक्यूज पूछ लेंगे, हो सकता है इधर फिल इन द ब्लैंक दे दें, वो बच्चों जैसे क्वेश्चन आपको भी पता है। ठीक है, तो सुनो, ध्यान सुनना, अभी पूरी मैट्रिक्स को नहीं देखना है, सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ना है। अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही बेचते हो तो एक समय के बाद आपको प्राइसेस को कम करना पड़ता है, और ऐसी स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है आपने, तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी है? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, मतलब एक लेवल के ऊपर बाद आपको प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन।
अब मार्केट एग्जिस्टिंग ही है बट प्रोडक्ट इंप्रूव्ड है, मार्केट एग्जिस्टिंग है बट प्रोडक्ट क्या है, इधर देखो, मार्केट एग्जिस्टिंग बट प्रोडक्ट क्या है, नया, तो वो तो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होगा, तो इधर क्या नाम दिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इतना पार्ट समझ में आया, इतना पार्ट समझ में आया, वापस से बता दूं, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, तो ये तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है ना, पर मार्केट तो एग्जिस्टिंग है। अब सर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नया मार्केट, मतलब हमने एक ब्रांच चित्तौड़ में भी खोल दी, तो ये तो हमारे मार्केट का डेवलपमेंट हुआ, ये हमारे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट थोड़ी हुआ, ये किसका डेवलपमेंट हुआ, मार्केट का। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में जाता है तो वो क्या है, मार्केट डेवलपमेंट। और नया प्रोडक्ट नया मार्केट, नया प्रोडक्ट नया मार्केट, तो वो क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। वापस बताते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, प्राइसेस कम करना, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन या मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन मार्केट पेनिट्रेशन भी बोल सकते हो। नया मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उल्टा नया मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नया मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो मार्केट डेवलपमेंट हुआ, मार्केट डेवलपमेंट हुआ। ओके, नया मार्केट नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, और नया मार्केट पुराना प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल, नया मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट का एक्सपेंशन हुआ ना, ये तो इसमें प्रोडक्ट तो वही है, ये मार्केट का एक्सपेंशन हुआ, इसे कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। तो ये नाम ऐसे ही नहीं लिखे इसने कि वह मन में आया तो इधर में इधर इधर मार्केट पेनिट्रेशन लिख दो, इधर डेवलपमेंट लिख दो, ये सोच समझ के लिखा गया है। एग्जिस्टिंग मार्केट, एक बार आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद, बिल्कुल गहरी गहरी सांस लेंगे और भगवान का नाम लेते हुए बोलेंगे, बोलो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नया मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नया मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नया मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, पुराना मार्केट पुराना मार्केट पुराना प्रोडक्ट, पुराना मार्केट पुराना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, नया मार्केट पुराना प्रोडक्ट, नया मार्केट पुराना प्रोडक्ट, नया मार्केट पुराना प्रोडक्ट, बोलो मार्केट डेवलपमेंट। बोले यहाँ तक कोई डाउट, बस अब इसी को ऊपर पढ़ देना है फटाफट से, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म होने फटाफट से। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन refers to a growth strategy where the business focuses on selling existing product into existing markets, and it is achieved by making more sale to present customers without changing products in any major way। यहाँ पर कंपनीज, हाँ एमसीक्यू, यहाँ पर कंपनीज यूज करती है, बहुत ज्यादा खर्चा करती है ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, एंड इट is also done by effort of increasing usage by existing customers। जब existing customers इतने खुश हैं कि वो आपकी एक की जगह 2 यूनिट खरीदने लगे, that is product penetration और market penetration। ओके, existing product नया मार्केट, existing product नया मार्केट is market development। existing product नया मार्केट is market development। Marketing development refers to growth strategy where the business seeks to sell its existing product into new market। It is a strategy for company growth by identifying and developing new markets for currently company's product। This strategy may be achieved through new geographical markets, new product dimensions or packaging, new distribution channels or different pricing policies to attract customers or create new market segments। इतना आता ना लिख करके, आप अगर इतना भी लिखोगे, this strategy can be achieved through new geographical markets to attract different customers और create new segments, तो भी आपका काम वही होगा जो पूरा लिखने पे होगा। ठीक है, अब बताओ मुझे, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ओके सही बोला ना, हाँ एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नहीं यार, एग्जिस्टिंग, अपन वहां पे रिवाइज करते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, एग्जिस्टिंग न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग, पागल कर दोगे तुम किसी से। इधर देखो, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट नया प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट नया प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना, हाँ यही कंफ्यूज कर रहे थे नहीं, अच्छा
एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, याद रखने का, ठीक है। कुल मिला के अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट हुआ तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट डेवलपमेंट होगा, पक्का? ओके चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जाने वाल ये चालू है, चालू चुप। प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर बिजनेस एम्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट्स। Product development, new product into existing market, and it is a strategy for companies' growth by offering modified or new product to current markets. It may require the development of new competencies and require the business to develop modified products which can appeal to existing markets. वही चीज लिखी है। And diversification altogether different. Diversification refers to growth strategy where a business markets new product in new market. It is a strategy by starting up or acquiring businesses outside the company's current products. अभी हम उससे डील नहीं कर रहे थे, and this strategy is risky because it does not rely on either the company successful product. ये risky strategy है। ये strategy अभी तक हमने ऊपर कहीं नहीं पढ़ी, ये point कहीं नहीं पढ़ा, तो ये MCQ में आ सकता है केस स्टडी बन करके। This strategy is risky because it does not rely on either the company's successful product or its position in the established market. Here, business is moving into market in which it has no experience or little experience, and soft metrics होती है, और आज की क्लास भी होती है